हेलो एवरीवन। अभी हम यूसेंस जीके में पढ़ेंगे मराठा स्टेट के बारे में। मराठा स्टेट का टाइम पीरियड है 1674 से 1720 एडी तक। और अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे शिवाजी के बारे में और उनका टाइम पीरियड है 1674 से 1680 एडी तक। मुगल एम्पायर औरंगजेब के टाइम पर पीक पर था और जैसे ही औरंगजेब मरा उसके 20-30 सालों में वो लगभग खत्म सा हो गया। इसका मुख्य कारण थे मराठा। मराठा आज का जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, जो उत्तरी डेक्कन में है, वहां से ये लोग बिलोंग करते थे। ये वहां के जागीरदार थे और जो डेक्कन सल्तनत है अहमदनगर और बीजापुर की, उनके शासन में भी इन्हें बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया गया था। तो ये वहां का डोमिनेंट क्लास थे और पहले से ही जो आर्मी में ऊंचे ऊंचे पदों पर थे या शासन में ऊंचे पदों पर थे। मराठास के उत्थान के कई रीजंस है। सबसे पहला रीजन है ज्योग्राफी। जो डेक्कन है वो एक पहाड़ी इलाका है और वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यानी कि छापामार युद्ध बहुत अच्छे से किया जा सकता है और मराठास उसमें एक्सपर्ट थे। फिर दूसरा रीजन है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के आने के बाद एक मराठी नेशनलिज्म की प्राइड आने लगी थी और इसी बेसिस पे एक अलग भाषा का भी डेवलपमेंट हुआ जो कि थी मराठी। और साथ साथ में एक धार्मिक चेतना भी जागृत हुई। अब नेक्स्ट रीजन है उनका मिलिट्री एक्सपीरियंस। क्योंकि वो अहमदनगर और बीजापुर में उनको उच्च पदों पर बिठाया गया था, तो उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री का एक्सपीरियंस था। तो ये कुछ रीजंस थे मराठा के उत्थान के। जब मुगल से अहमदनगर और बीजापुर 80 साल तक लड़ते रहे, तो ये जो शासन थे ये बहुत कमजोर हो गए थे। बीजापुर और अहमदनगर तो इतने कमजोर हो गए कि वो जगह जगह पर लड़ाई हारते गए। और इसका फायदा किसने उठाया? शिवाजी ने। तो अब शिवाजी कौन थे? शिवाजी एक सीनियर मिलिट्री जनरल थे। उनके घर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी बीजापुर सल्तनत में एक सीनियर ऑफिसर थे और इनका जन्म हुआ था शिवनेर फोर्ट में, जो कि महाराष्ट्र में है। पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। और उनके जो टीचर थे, रिलीजियस टीचर, उनका नाम था समर्थ रामदास। इनके पिताजी को जागीर मिली थी पूना की और पिताजी के बाद इन्हें मिल गई। और इन्हें कब मिली? 1637 में। और उसके बाद इन्होंने अपने आसपास के जो लोग थे उनको इकट्ठा करना स्टार्ट किया और फिर बीजापुर के अगेंस्ट में लड़ाई करना शुरू करी और धीरे धीरे कुछ कुछ एरिया अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया। 1650 के ही बाद से ये मुगलों से भी लड़ने लगे, क्योंकि पहले तो बीजापुर से ही लड़ रहे थे, लेकिन जब मुगल आर्मी आगे तक आ गई तो उनका सामना मुगलों से भी हुआ। इन्होंने बहुत सारे किले जीते। जो सिंहगढ़ या कोंडाना का किला है वो जीता 1643 में। फिर रोहिंद और छक्कान का जो किला है वो जीता 1644-45 में। तोरन को इन्होंने जीता 1646 में। पुरंदर को जीता 1648 में। राजगढ़ का जो किला है उसको जीता 1656 में। सूपा का किला जीता 1656 में। और पन्हाला का जो किला है वो इन्होंने जीता 1659 में। जब इनकी बीजापुर से लड़ाई चल रही थी तो आदिल शाह, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे, उन्होंने अफजल खां को अपॉइंट किया ताकि वो शिवाजी को पनिश कर सके। लेकिन बाद में क्या होता है कि शिवाजी अफजल खां को ही मार देते हैं। ये हुआ था 1659 में। अब हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खां एक सीनियर मनसबदार था मुगल शासन में और ये औरंगजेब का रिश्तेदार भी था। और शाइस्ता खान की आर्मी ने पूना को जीत लिया था, लेकिन शिवाजी ने कुछ ही समय बाद फिर से पूना को हासिल कर लिया। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। शिवाजी ने अपनी आर्मी के साथ एक नकली बारात बनाई। नकली बारात लेकर वो आए और गाजे बाजे के साथ पूना शहर में एंटर हुए और अचानक से जाकर शाइस्ता खां के घर पे हमला कर दिया। और शाइस्ता खां जो है वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागा। उसका एक अंगूठा कट गया वहां पे। औरंगजेब शाइस्ता खां पे इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने घर पर ही अटैक करवा दिया शाइस्ता खां को। और इसी के लिए शाइस्ता खां को एक बहुत मुश्किल मिशन पर भेज दिया गया जो अहोम के अगेंस्ट हो रहा था। उसके बाद औरंगजेब ने भेजा आम्बेर के राजा राजा जय सिंह को शिवाजी को हराने के लिए। उसके बाद जो राजा जय सिंह है उन्होंने पुरंदर का किला बुरी तरीके से घेर लिया 1665 में। और उसी समय हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665। ये किस किस के बीच में साइन हुई थी?
शिवाजी और मुगल्स की तरफ से किसने साइन करवाई थी? राजा जयसिंह। लेकिन ये ट्रीटी भी ज्यादा समय तक चली नहीं। जयसिंह ने शिवाजी को आगरा भेजा था मुगल बादशाह से मिलने के लिए। जब शिवाजी आगरा गए तो पहले तो बहुत समय तक औरंगजेब शिवाजी से मिला ही नहीं। उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, दरबार में उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई। उन्हें एक तरीके से कैद ही करके रख लिया था आगरा के फोर्ट में। उन्हें कहीं जाने नहीं दे रहे थे, वो बंदी बना लिए गए थे वहां पर। फिर शिवाजी फाइनली वहां से भाग गए मुगलों के किले से, और फिर से उन्होंने वापस मोर्चा खोल दिया मुगलों के खिलाफ, और उसके बाद कंटिन्यूअसली लड़ाई चलती रही। जब शिवाजी वापस आए आगरा से, उन्होंने फिर से अपने किले एक के बाद एक जीतना शुरू कर दिए। 1674 में शिवाजी ने काफी एरिया कैप्चर कर लिया था। आगे उन्होंने एक ऑफिशियल सेरेमनी करवाई पूना के रायगढ़ किले में, और वहां पर उन्होंने अपने आप को उपाधि दी छत्रपति की, और वह राजा बन गए। और साथ ही खुद को टाइटल, एक और टाइटल दिया, हैंदव धर्मोधरक का। इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। फिर आगे उन्होंने 6 साल तक फिर से अपना संघर्ष जारी रखा मुगलों और सिद्दीज के साथ में। उन्होंने कर्नाटका को कॉन्क्वेस्ट किया 1677 से 1680 का जो टाइम पीरियड है उस समय। और फिर 1680 में उनकी डेथ हो गई, और उनके बाद आए उनके बेटे संभाजी, और उन्होंने मोर्चा संभाला। अब हम बात करते हैं शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। शिवाजी ने अपनी जो टेरिटरी थी उसको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, और हर प्रोविंस का एक वॉइसरॉय था। प्रोविंसेस के आगे उसका जो छोटा पार्ट था, प्रोविंस फर्दर डिवाइड हो रही थी प्रांत में, और फिर प्रांत से भी छोटा क्या था? परगना या तरफ। जो सबसे छोटी यूनिट थी वो थी गांव, यानी कि विलेज। और उनको कौन हेड कर रहा था? गांव के हेडमैन को क्या बुलाते थे? पटेल। शिवाजी को हेल्प करने के लिए अष्टप्रधान थे, यानी कि 8 मिनिस्टर्स। ये जो मिनिस्टर्स थे, एक एक मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था, उसको डायरेक्टली जवाब देना होता था शिवाजी को। उनकी कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। अब हम देखते हैं अष्टप्रधान में कौन कौन से मिनिस्टर्स थे। तो 8 मेंबर्स होते थे अष्टप्रधान में। सबसे पहले होता था पेशवा, जिसका मतलब है हेड ऑफ काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर जैसा कुछ रोल था इसका। तो इसमें आगे जाकर 1710 के आसपास पेशवा की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, और आगे चलकर पेशवा ने राजा को ही पीछे छोड़ दिया था। जो छत्रपति की पोजीशन थी वो कमजोर हो गई थी, और आगे जाके जो पेशवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पोजीशन है सेनापति की, जो कि होता था कमांडर ऑफ द आर्मी। इनका एक और नाम होता था सारे नौबत। फिर है न्यायाधीश। न्यायाधीश तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जस्टिस से रिलेटेड होंगे, तो ये थे चीफ जस्टिस। फिर है मजुमदार, ये आमत्य थे, यानी कि अकाउंटेंट जनरल, फाइनेंस हेड। फिर आते पंत सचिव, इनको बोलते थे सूरनविस या चिटनिस, और ये करस्पॉन्डेंस देखते थे। फिर आते मंत्री, इनको बोलते थे वक्नविस, और ये इंटेलिजेंस और हाउस होल्ड अफेयर्स जो है उसके हेड थे। फिर थे दंडाध्यक्ष, उनको पंडित राव भी बोलते थे। ये चैरिटीज और रिलीजियस अफेयर्स जो है उसको मैनेज करते थे। इनमें एक अष्टप्रधान मिसिंग है, जो कि है सुमंत या दबीर। ये फॉरेन अफेयर्स और जो सेरेमनीज है उनका ध्यान रखते थे, उनको हेड करते थे। शिवाजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो बेस्ड थे जो मलिक अंबर है अहमदनगर के, उनके रिफॉर्म्स पर। जो लैंड रेवेन्यू है वो बेस्ड था मेजरमेंट पर। मेजरमेंट का जो यूनिट था वो था काठी, और ये यूनिट किसने दी थी? मलिक अंबर ने। लैंड रेवेन्यू जो इनिशियली था वो 1/3 था, यानी कि 33% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये 2/5 यानी कि 40% हो गया रिफॉर्म्स के बाद में। फिर इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेस है, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है 1/4। तो जो मराठा आर्मी है वो इतनी पावरफुल हो गई थी औरंगजेब की डेथ के बाद, कि जिस एरिया से भी वो चौथ मांगते थे ज्यादातर उस जगह के लोग इन्हें चौथ दे दिया करते थे। जो ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू मिल रहा है उसमें से 1/4 मराठास को दे दिया जाता था, और बाकी 3/4 जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो उसे यूज करते थे। चौथ क्यों दिया जाता था? ताकि जो मराठा आर्मी है वो उन पे हमला ना करे, उसके लिए एक फीस ली जा रही है।
फिर आगे है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो कोर मराठा एरिया है, पूना, सतारा, नासिक वाला जो महाराष्ट्र का एरिया है, वहां पर ये टैक्स लगता था और ये होता था 1/10 यानी कि 10%। मतलब वो एरिया से चौथ तो कलेक्ट किया जा ही रहा है, लेकिन जो मराठा एरिया है, महाराष्ट्र का कोर एरिया है, वहां पे भी अगर कोई मुगल एम्पायर राज कर रहा है तो उन लोगों से एडिशनल 10% टैक्स लिया जाएगा, यानी कि सरदेशमुखी लिया जाएगा। थैंक यू।